माइक्रो कंट्रोलर जो है वो एक ऐसा कंप्यूटर होता है, कंप्लीट कंप्यूटर होता है, जिसमें कि जो है सारे जितने भी पार्ट्स होते हैं एक कंप्यूटर के अंदर, वो सब एक सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट के भीतर लगा दिए जाते हैं। एक सिंगल प्लेट रहती है, एक सिंगल जो है वो पीसीबी रहती है। पीसीबी मतलब प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, जिसको हम लोग मदरबोर्ड कहते हैं। तो एक सिंगल प्लेट पे सारा कुछ उसी के ऊपर बना दिया जाता है, अलग अलग नहीं बनाया जाता। और जैसे मेरे पीसी में कीबोर्ड माउस सब अलग अलग करके लगाया गया, ऐसा नहीं होता, सिंगल में वो तो छोटे छोटे जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उनमें ये बहुत लगा होता है। यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था, माइक्रो कंट्रोलर्स के बारे में कुछ बात कर रहे थे हम। और पिक और एआरएम तक मैंने बात कर दी थी कि एआरएम माइक्रो कंट्रोलर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट नोट्स में आ सकता है आपके लिए। पिक माइक्रो कंट्रोलर, इसको जो है माइक्रोचिप ने बनाया था, माइक्रोचिप कंपनी का नाम है। और इसका फुल फॉर्म होता है पेरीफेरल इंटरफेस कंट्रोलर। पिक पीआईसी टाइप की जो है वो चिप है ये। और ये एक तरह का सीपीयू है, माइक्रो चिप सीपीयू। और इसका नंबर है PIC 16F88। तो उसके ऊपर जो नंबर लिखा होता है वो उसका चिप नंबर होता है। तो असली नंबर ये है पिक 16F88 और माइक्रोचिप कंपनी का नाम। उसकी क्या विशेषता है वो लिखी हुई है आपको। मैंने रेनेसास तक जो है, रेनेसास तक ये बताया था। रेनेसास जो है इस वक्त बहुत ही पॉपुलर चिप है, माइक्रो कंट्रोलर है। और ये रेनेसास माइक्रो कंट्रोलर जो है वो ऑटोमेटिक में, डीवीडी प्लेयर्स में, डिजिटल कैमरा में, वॉशिंग मशीन्स में, कुछ जो बहुत ही मतलब सोफिस्टिकेटेड वॉशिंग मशीन्स होती हैं, पूरी पूरी तरह से ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स होती हैं, सेमी ऑटोमेटिक भी नहीं, फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स जो होती हैं बड़ी, उनमें लगाया जाता है। ओवेंस हो गए प्रिंटर्स हो गए प्रिंटर हो गए, उनमें भी रेनेसास का जो है वो माइक्रो कंट्रोलर लगा रहता है। मॉडेम हो गए, कुछ कीबोर्ड्स हो गए जो कि वायरलेस होते हैं, मॉडेम राउटर्स वगैरह हो गए, एलईडी कंट्रोलिंग डिवाइसेस जो हो गए, उन सब में ये रेनेसास लगाया जाता है। ओवन वगैरह में, फायर अलार्म्स में। तो हमारा आज का टॉपिक एम्बेडेड सिस्टम, ये शुरू करना था हमको। पिछली दफा जो है हमने ये लास्ट में यहां तक छोड़ा था और बोला था एम्बेडेड सिस्टम आज करेंगे। तो एम्बेडेड सिस्टम क्या चीज होते हैं? देखिए, एम्बेडेड सिस्टम जो है एक ऐसे एप्लीकेशन को कहते हैं जिसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों साथ साथ रहता है। इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर बोथ। इस तरह के सिस्टम्स को जिनमें उनका सॉफ्टवेयर कोई अलग से नहीं डालना पड़ता, जैसे मेरा पीसी है या आप अपने लैपटॉप को ले लीजिए। तो जब लैपटॉप खरीदा जाता है या फैक्ट्री में बनता है, उसके अंदर उसका ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ी ना रहता है। उसके अंदर मदरबोर्ड, सारे पार्ट्स अलग अलग रहते हैं, उनको जोड़ा जाता है। मदरबोर्ड, रैम, हार्ड ड्राइव्स, मॉनिटर, ये सब और कनेक्टर्स लगा दिए जाते हैं। फिर अगला काम क्या होता है? उसका सॉफ्टवेयर यानी ऑपरेटिंग सिस्टम डालना। ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद क्या डाला जाता है? फिर उसके अदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डाले जाते हैं। ऐसे करके एक पीसी बनता है। लेकिन एक एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है? वो भी एक तरह का कंप्यूटिंग डिवाइस होता है, लेकिन उसके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो है वो अलग अलग से नहीं डालने पड़ते। उसी में ही उसका हार्डवेयर लगा था, सॉफ्टवेयर को भी उसी के ही हार्डवेयर के भीतर ही डाल दिया जाता है। एम्बेडेड सिस्टम इज एन इंडिपेंडेंट सिस्टम, पूरी तरह से स्वतंत्र होता है और पार्ट ऑफ ए लार्ज सिस्टम या किसी बड़े सिस्टम का कोई हिस्सा भी हो सकता है। ये इट इज ए माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम। इसके भीतर एक माइक्रो कंट्रोलर भी हो सकता है या माइक्रो प्रोसेसर भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपका एम्बेडेड सिस्टम अगर एक साथ बहुत सारे काम कर रहा है तो उसमें माइक्रो प्रोसेसर लगेगा, और एक एक काम कर रहा है तो उसमें माइक्रो कंट्रोलर लगेगा। माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर के बीच में यही फर्क होता है कि दोनों होते सीपीयू हैं, लेकिन माइक्रो प्रोसेसर जो है वो मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली करने की क्षमता रखता है। इसीलिए मेरा पीसी के अंदर माइक्रो प्रोसेसर लगता है यानी सीपीयू लगता है। जो नए वाले फोन है, स्मार्टफोन है, उनमें माइक्रो प्रोसेसर यानी सीपीयू लगता है। इंटेल डुअल कोर, ऑक्टा कोर और जो है फलाना कोर, ये सब लगता है। माइक्रो कंट्रोलर चिप जो है वो सस्ती होती हैं और छोटे छोटे डिवाइस, ये यहाँ पे आप देख रहे हैं, इंडस्ट्रियल रोबोट, जीपीएस रिसीवर, डिजिटल कैमरा, डीवीडी प्लेयर हो गए, वायरलेस राउटर हो गया, MP3 प्लेयर हो गए, फोटो कॉपियर मशीन हो गई, गेमिंग कंसोल हो गए। आपके घर में टाटा स्काई का जो सेट टॉप बॉक्स होता है, माइक्रोवेव ओवन हो गए,
ये जो है ये भी कंप्यूटिंग करते हैं। हाँ, अपने अपने क्षेत्र की कंप्यूटिंग करते हैं। कंप्यूटर की जैसी कंप्यूटिंग इनमें ना हार्ड डिस्क लगती है और ना ही इनमें जो है कोई सॉफ्टवेयर हम लोग डाल के रखते हैं। इनका सॉफ्टवेयर इसी के ही भीतर। अब जैसे आप अगर बात करें, अगर आपने फोटोकॉपी मशीन को गौर से देखा हो पास से, तो आप पाएंगे कि उसके अंदर भी उसकी सेटिंग करके वो बटन दबाता है कुछ, उसके बाद वो कॉपी निकलती है, वो पूछता है कौन सी कॉपी, कितनी कॉपी निकालनी, क्या साइज रहता है। ये सब एम्बेडेड सिस्टम्स है। इनके सॉफ्टवेयर अलग से नहीं आते कि सीडी लगा करके या पेन ड्राइव लगा के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें, नहीं, दे आर एम्बेडेड सिस्टम्स। तो इनके अंदर इनका माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम होता है, और ये इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी दूसरे के ऊपर सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंड नहीं रहते। ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों होते हैं। इस तरह के सिस्टम्स को एम्बेडेड सिस्टम कहा जाता है। कंपोनेंट्स ऑफ एम्बेडेड सिस्टम, क्या कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से हिस्से लगे रहते हैं। कंपोनेंट माने पार्ट और हिस्से। लाइक ए फुल कंप्यूटर सिस्टम, एम्बेडेड सिस्टम ऑल्सो हैज एक पूरे फुल कंप्यूटर, पूरी तरह से चलने वाले कंप्यूटर की तरह ही एम्बेडेड सिस्टम भी कंप्यूटिंग डिवाइस होते हैं। और इनके अंदर क्या क्या लगा रहता है, प्रोसेसर लगा रहता है। इट इज द हार्ट ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। ऐसा नहीं है कि इन एम्बेडेड सिस्टम में सीपीयू नहीं होता, इन सीपीयूज को माइक्रो कंट्रोलर कहते हैं। और अगर आपका एम्बेडेड सिस्टम ज्यादा बड़ा है, मल्टीपल टास्क कर रहा है, तो उसमें माइक्रो प्रोसेसर लगा दिया जाता है। थोड़ा सा कैपेसिटी बढ़ा के माइक्रो कंट्रोलर की माइक्रो प्रोसेसर बनाए जाते हैं। मेमोरी लगी रहती है, इसके अंदर रैम रोम होती है, हार्ड ड्राइव नहीं होती। ये जो एम्बेडेड सिस्टम होते हैं उसमें अलग से हार्ड डिस्क लगा नहीं लगाई जाती, बहुत कम ऐसा होता है कि उसको जो है किसी दूसरे सिस्टम से कनेक्ट किया जाता है। आजकल तो जितने भी एम्बेडेड सिस्टम आ रहे हैं उनको कंप्यूटर से कनेक्ट किया जा सकता है, ऐसे करके किसी दूसरे डिवाइस से कनेक्ट करके उनका डेटा का बैकअप लिया जाता है। पेरिफेरल्स, इसमें आईओ डिवाइसेस आप लगा सकते हैं, इनपुट आउटपुट अगर कुछ ऐसे लगाने वाली सुविधा है तो वो उसमें लगाया जा सकता है। सॉफ्टवेयर जो होते हैं, ऑल द हार्डवेयर और एम्बेडेड सिस्टम वर्क अकॉर्डिंग टू द सॉफ्टवेयर। इसका एक मुख्य प्रोग्राम होता है जिसको सॉफ्टवेयर कहते हैं। और इस तरह के जो एम्बेडेड सिस्टम होते हैं उसमें अक्सर जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम डाला जाता है, जो कि होता है लाइनेक्स, यानी इसमें विंडोज नहीं डाला जाता। तो विंडोज जो है वो बहुत ही बड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है भाई, और विंडोज इन मशीनों में डाल देंगे तो उसके लिए बड़ी मेमोरी लगानी होगी। विंडोज को चलने के लिए कम से कम 16 जीबी, अगर हम विंडोज की बात करें तो आज जो विंडोज 10 आ रहा है 16 जीबी से 16 जीबी इसको जगह चाहिए प्रोसेस होने के लिए बढ़िया, और इतनी जगह इनके अंदर थोड़ी ना होती, तो इसलिए इनमें लाइनेक्स डाला जाता है। लाइनेक्स कर्नल बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम उनके अंदर पड़े होते हैं, छोटे छोटे से, बहुत तेज चलते हैं, लो हार्डवेयर। लाइनेक्स की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये किसी प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट नहीं होता। यानी अगर विंडोज को जो है कंप्यूटरों में डाला जाता है, बड़े कंप्यूटरों में डाला जाता है, बड़ी तो उनको जो है इस तरह की मशीनों में नहीं डाला जाता। डीवीडी प्लेयर के अंदर विंडोज नहीं डाला जा सकता। अगर विंडोज उसकी जगह पे क्या डाला जाएगा, उसकी जगह पे एम्बेडेड लिनक्स डाल दिया जाएगा। ये इनके अंदर एम्बेडेड सिस्टम के अंदर ये कंपोनेंट होते हैं। आगे आइए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्बेडेड सिस्टम, क्या खासियत होती है इन सिस्टम्स की। द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आर स्पीड, साइज, पावर, एक्यूरेसी। इनमें स्पीड होती है, बहुत तेज काम करते हैं, साइज छोटा होता है, पावर कम लेते हैं, और एक्यूरेसी भी बहुत बढ़िया होती है। एन एम्बेडेड सिस्टम परफॉर्म स्पेशल ऑपरेशन एंड डज द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। एक सबसे बड़ी खासियत ये होती है इन एम्बेडेड सिस्टम में कि ये किसी खास काम को करते हैं। खास काम को करते हैं, जैसे सेट टॉप बॉक्स हो गया। अगर मैं सेट टॉप बॉक्स को कहूँ तो वो एक एम्बेडेड सिस्टम होता है, उसके अंदर हार्ड ड्राइव वगैरह नहीं होती, उसके अंदर रैम रोम होती है, और उसी में ही उसका प्रोग्राम डाल करके दिया जाता है। वो चैनलों को कंट्रोल किया जाता है, और उसके अंदर जो फ्लैश रोम होती है उसको अपडेट भी किया जा सकता है। तो क्या काम करता है वो, अगेन एंड अगेन चैनल लगा करके देगा आपको। आप कहें उसके अंदर गाना लगा लें, हम अपना हार्ड ड्राइव से उसके अंदर इंस्टॉल कर दें गाना, या विंडोज डाल दें, तो नहीं कर पाएंगे। तो वो एक ही कामों को करने के लिए बार बार अगेन एंड अगेन कामों को रिपीट करता रहता है, एक ही जैसे काम करता है, स्पेशल कामों को करने के लिए बना, जिसके लिए वो डेडिकेटेड है। इट इज लो पावर्ड एंड कैन फिट इन ए सिंगल चिप। बहुत कम इसके अंदर पावर खर्च होती है, और एक सिंगल चिप, इसके अंदर एक सिंगल माइक्रो कंट्रोलर चिप लगी रहती है, इसके अलावा और कोई दूसरी चिप नहीं होती, कंट्रोलर चिप नहीं होती। एक सिंगल जो है पीसीबी रहता है छोटा सा, और सारे पार्ट्स उसी में लगा दिए जाते हैं, और उसी से अलग अलग उसके जो है आउटपुट रहता है। उसमें कहीं पे केबल लगती है, कहीं पे पावर लगता है, ये लगता है, और सब कुछ एक ही जगह पे होता है। तो लो पावर्ड होते हैं एंड कैन फिट इन ए सिंगल चिप, एक सिंगल चिप में वो फिट हो जाते हैं सारे। एम्बेडेड सिस्टम वर्क इन रियल टाइम विदाउट एनी डिले।
ये फटाफट काम करते हैं, बड़ा तेज होते हैं, क्योंकि ये लिमिटेड काम करते हैं तो तेज होंगे ही। डेडिकेटेड टू वन टास्क, कह रहा है डेडिकेटेड होते हैं। डेडिकेटेड माने समर्पित होना, वो केवल एक ही काम को करने के लिए समर्पित होते हैं, एक ही काम करा लो उनसे। द प्रोग्राम इज स्टोर्ड इन रोम, और वो प्रोग्राम स्टोर कहाँ किया जाता है, वो उनकी रोम में यानी रीड ओनली मेमोरी में वो डाल दिया जाता है, जिसके बाद उसको यूज करता है आपका सीपीयू और बार बार एक ही काम करता है। अ फ्यू मोबाइल ऑल्सो यूज एम्बेडेड सिस्टम, कुछ ऐसे भी मोबाइल हैं जैसे पुराने मोबाइल हैं वो अभी भी एम्बेडेड सिस्टम यूज कर रहे हैं। अदर आर, और दूसरे एम्बेडेड सिस्टम होते हैं MP3 प्लेयर, डिजिटल कैमरा, डीवीडी प्लेयर्स वगैरह। तो डीवीडी प्लेयर और डिजिटल कैमरा का काम है फोटो खींचना, डीवीडी प्लेयर का काम है डीवीडी को प्ले करना, बस और कोई काम आप इससे नहीं करा सकते। ये हो गए एम्बेडेड सिस्टम क्या होते हैं और उनके अंदर क्या विशेषता होती है। बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है ये, और वेरी इंपॉर्टेंट में से आता है कि एम्बेडेड सिस्टम ये एग्जाम में आ सकता है। रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम क्या होते हैं? देखिए रियल टाइम एम्बेडेड, अब एम्बेडेड सिस्टम बहुत तरह के होते हैं, उसमें से एक रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम होता है। देखिए इस रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम वो अक्सर कहलाते हैं जिसमें टाइम कॉन्स्ट्रेंट्स होता है। कॉन्स्ट्रेंट माने बाधा, माने आपको समय सीमा का बहुत ध्यान रखना होगा, समय उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस समय के अंदर वो काम खत्म हो जाना चाहिए। ये एम्बेडेड सिस्टम के अंदर एक वो रहती है, टाइम कॉन्स्ट्रेंट्स रहता है। रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम, अब रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम एक ऐसा प्रकार का सिस्टम होता है विद टाइमिंग कॉन्स्ट्रेंट्स, इसमें टाइमिंग की बाध्यता रहती है, बाध्य होता है। आप इतने समय के अंदर तुरंत, आपने तुरंत उसको कोई काम दिया और उसने तुरंत पलट करके रिप्लाई करना ही करना है। मीन्स ए सिस्टम which responds to external events or input event in a timely fashion। ऐसे सिस्टम्स जिसमें एक निर्धारित समय में इनपुट किए गए काम का आउटपुट तुरंत ही देना होता है, टाइमली फैशन में, एक समय पे, एक निर्धारित समय में जो इनपुट किया गया है कमांड या जो भी इनपुट हुए हैं उसका तुरंत आपको जो है आउटपुट रिस्पॉन्स देना है। कोई भी इट फॉलो स्ट्रिक्ट टाइम डेडलाइंस, जो एम्बेडेड सिस्टम होते हैं ये बहुत ही स्ट्रिक्ट टाइम डेडलाइंस को फॉलो करते हैं। डेडलाइन का मतलब है कि अगर कहा गया 5 मिनट के अंदर खत्म हो जाना चाहिए तो 5 मिनट के अंदर उसका रिस्पॉन्स वापस मिल जाना चाहिए, 5 से 6 मिनट नहीं होगा। इंडस्ट्रियल कंप्यूटिंग में, इंडस्ट्रियल कंप्यूटिंग जो होती है, यानी जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज होती है वहां पे जितनी भी मशीन्स और गैजेट्स लगे रहते हैं उनको भी कंप्यूटर या एम्बेडेड सिस्टम के जरिए कंट्रोल किया जाता है। तो वो तुरंत बटन दबाया और तुरंत वो काम होने लगता है, तुरंत रिस्पॉन्स होता है। तो ऐसी जगह पे इंडस्ट्रियल कंप्यूटिंग जहां होती है, दे नीड रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम, वहां पे रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम की जरूरत पड़ती है। इनकी जरूरत कहां पड़ती है? इंडस्ट्रियल कंप्यूटिंग में जरूरत पड़ती है। दे रिस्पॉन्स इन स्ट्रिक्ट टाइमिंग्स, इनका जो रिस्पॉन्स टाइम होता है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है। स्ट्रिक्ट मतलब निर्धारित समय पे काम खत्म हो जाना चाहिए। रियल टाइम कह रहा है, रियल टाइम सिस्टम्स जो होते हैं, ये तो एक बात तो ये पता लगी रियल टाइम सिस्टम होते कौन है, जो कि जैसे इनपुट हुआ उसका रिस्पॉन्स जो है वो तुरंत एज एन आउटपुट के तौर पे फटाक से करेंगे। ये नहीं है कि बड़े देर के बाद वो रिस्पॉन्स करते होंगे। रियल टाइम सिस्टम्स, एम्बेडेड सिस्टम दो प्रकार के होते हैं, हार्ड रियल टाइम सिस्टम्स और सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम। हार्ड रियल टाइम सिस्टम होते हैं जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी की कोई गुंजाइश नहीं होती, यानी फ्लेक्सिबल नहीं होते, अगर मैंने उनको काम दिया तो तुरंत उससे रिस्पॉन्स आएगा। इन ए हार्ड टाइम रियल सिस्टम नो फ्लेक्सिबिलिटी इन टाइमिंग कॉन्स्ट्रेंट्स, दे मस्ट मीट ऑल द डेडलाइंस। हार्ड टाइम रियल सिस्टम्स में फ्लेक्सिबिलिटी मतलब कोई छूट की कोई भी गुंजाइश नहीं होती। ये बाध्य होते हैं उस डेडलाइन को पूरा करने के लिए, यानी निर्धारित समय सीमा में के लिए बाध्य होते हैं काम को पूरा करने की। उस समय सीमा में वो काम जो है वो कंप्लीट होना चाहिए, इसके लिए वो बाध्य होते हैं और वो अपनी इस बाध्यता के बाहर नहीं जा सकते।
इस तरह के सिस्टम्स को, जहां पे इस तरह के एम्बेडेड सिस्टम इस्तेमाल किए जाते हैं, उनको हार्ड रियल टाइम सिस्टम कहा जाता है। जैसे फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम, ये जो जहाज का जो फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम होता है, जिसमें फ्लाइट को कंट्रोल किया जाता है कि भाई हाँ अब जहाज उड़ना है, अच्छा जहाज आ रहा है, नीचे तक कंट्रोल करने के लिए उसको लगातार गाइडलाइन देते रहते हैं सिस्टम्स, या जो जो पायलट होते हैं उनको वो जो जहाज को कंट्रोल करते हैं, ये फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम्स जो हैं, ये इनमें जरा सी भी गलती की गुंजाइश नहीं हो सकती, क्योंकि इनमें लोग बैठे हुए हैं और वो जो है जहाज नीचे उतर रहा है तो उसको जो भी गाइडलाइन या जहाज से जो भी सिग्नल्स वगैरह जाएंगे, क्योंकि जहाज के अंदर जो जो पैसेंजर प्लेन्स होते हैं, इनके अंदर भी एक तरह का कंप्यूटिंग डिवाइस लगे रहते हैं। और ये जो स्टेशन होते हैं नीचे, जहाँ पे जिनको एयरपोर्ट फ्लाइट पूरा फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम में एयरपोर्ट जहाज से जुड़ा रहता है, जो भी जहाज जिस भी एयरपोर्ट पे पहुंचता है, पहुंचने से ठीक पहले उससे सिग्नल एयरपोर्ट पे मिलने लगते हैं, और उसको सिग्नल मिलने लगते हैं कि हाँ भाई भाई, जैसे आप इस बात को समझिए कि जैसे कोई ट्रेन आती है, ट्रेन आने वाली रहती है, तो जो ट्रेन के लिए जो है प्लेटफॉर्म फ्री करवाया जाता है, ये सब होता है रेलवे में। प्लेटफॉर्म खाली नहीं है तो ट्रेन को सिग्नल देना पड़ता है कि भाई अभी कोई प्लेटफॉर्म खाली नहीं है, आप दूर रहिए अभी जरा। उस तरह का हिसाब किताब ये फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम्स में भी होता है। तो यहाँ तुरंत रिस्पॉन्स पहुंचना है ना, तो यहाँ पे जो है समय फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि आप ऐसा है कि आप 1 घंटे बाद जो है 1 घंटे बाद कहाँ कितना फ्यूल बचेगा उसके अंदर। तो इस तरह की बाध्यता जिन जगह पे होती है जहां समय पे ही सारा काम होना है, वहां पे हार्ड रियल सिस्टम अप्लाई किया जाता है। जैसे दूसरा है मिसाइल गाइडलाइन सिस्टम। तो मिसाइल गाइडलाइन सिस्टम में बिल्कुल भी 1 सेकंड की भी देरी नहीं हो सकती, क्योंकि मिसाइल को तो टारगेट पे जो है वो ब्लास्ट करना है, टारगेट से टकराना है, उसमें जरा सी देरी हो जाएगी। तो इस तरह के सिस्टम में रियल टाइम हार्ड रियल टाइम सिस्टम होता है, यहाँ समय की बिल्कुल बाध्यता रहती, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं बढ़ती। दूसरा है सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम, जहां समय की कुछ समय की छूट मिल सकती है। ऑन द अदर हैंड सॉफ्ट रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम हैव सम टाइम रिलैक्सेशन। कुछ समय की का रिलैक्सेशन यानी कुछ छूट मिल सकती है समय, यानी आपने कोई काम दिया और वो काम नहीं हो रहा है तो 2-4 मिनट वेट किया जा सकता है टू इन मीटिंग द डेडलाइंस। उस निर्धारित समय सीमा में कुछ रिलैक्सेशन, काम की समय सीमा में कुछ रिलैक्सेशन यानी कुछ छूट मिल सकती है, समय की बाध्यता नहीं रहती। जैसे सेट टॉप बॉक्स या डीवीडी प्लेयर्स। अब डीवीडी प्लेयर्स में आपने बटन दबाया कि डोर खुलने वाला है, तो डोर तुरंत नहीं खुल रहा है, तो आपने वेट कर लिया, क्योंकि आपने 2-3 सेकंड 5 सेकंड 10 सेकंड वेट कर लिया कि भाई ये इस तरह से। तो यहाँ पे इस तरह के जो मशीनें होती हैं जिनमें थोड़ा समय की बाध्यता जो है वो एक्सेप्ट कर ली जाती है, तो वो सॉफ्ट रियल सिस्टम हो गए। और जहां पे बिल्कुल नेक टू नेक जो है काम होगा, वो हार्ड रियल टाइम सिस्टम्स कहलाते हैं। समय उनमें बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, कोई फ्लेक्सिबिलिटी समय पे रिस्पॉन्स की नहीं दी जाएगी, आपको नहीं मिलेगी इन सिस्टम्स में। चलिए ये हो गया हमारे एम्बेडेड सिस्टम कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। और एम्बेडेड सिस्टम के कितने प्रकार होते हैं, ये इसके अंदर इस टॉपिक में ये 2 बातें कवर की गई हैं। एम्बेडेड सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए है ये। नेक्स्ट इज, 1 मिनट होल्ड करिए। हाँ जी, अच्छा तो एडमिशन कराना है, तो सर वेट कर लीजिए, सर आ रहे होंगे। वो फिर पहुंचने वाले होंगे, यहीं पे गए हैं, आप बैठ जाइए 2 दिन। आ गए सर, आ गए। माइक्रो प्रोसेसर सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। माइक्रो प्रोसेसर क्या है, एक तरह का इंटीग्रेटेड सर्किट है, और इस इंटीग्रेटेड सर्किट में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज नीडेड। माइक्रो प्रोसेसर या सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। जिस तरह से ह्यूमन बॉडी, हमारा जो ह्यूमन है, ह्यूमन बॉडी सिस्टम है, उसके अंदर जो ब्रेन है वो हमारा कंप्यूटिंग, सारी कंप्यूटिंग जो भी सोचने समझने का काम और कैलकुलेशन करने का काम ह्यूमन बॉडी सिस्टम में जो दिमाग करता है, ठीक उसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स,
इलेक्ट्रॉनिक मशीनों का सोचने समझने की और काम करने की क्षमता उन मशीनों को देता है माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर यानी सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, इट्स ए टाइप ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट। ये एक प्रकार की आईसी होती है दैट कंटेन्स सीपीयू। इस माइक्रो प्रोसेसर के अंदर माइक्रो प्रोसेसर एक इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, आईसी होती है, माइक्रोचिप होती है जिसके भीतर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू लगा रहता है। इट नीड्स अदर सपोर्टिंग डिवाइसेस व्हिच फाउंड ऑन मदरबोर्ड टू वर्क। इसी सीपीयू के साथ बाकी सपोर्टिंग डिवाइस मदरबोर्ड पे लगा दिए जाते हैं और पूरा एक सिस्टम बनकर के तैयार हो जाता है। और माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड ये सिस्टम जो भी काम यूजर देता है, जो भी कमांड या इंस्ट्रक्शंस इनपुट करता है, माइक्रो प्रोसेसर जो है वो इन कामों को समझता है और समझ करके उनको प्रोसेस करता है। मेन टास्क ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, सीपीयू का मुख्य काम है इनपुट लेना, प्रोसेस करना और आउटपुट रिजल्ट जनरेट करना, आउटपुट रिजल्ट देना। द मेन टास्क ऑफ माइक्रो प्रोसेसर इज टू एक्सेप्ट इनपुट एक्सेप्ट कराना, प्रोसेस इट, उसको कैलकुलेट करना, प्रोसेस करना उसको, एंड प्रोवाइड आउटपुट रिजल्ट, और उसका रिजल्ट जो है, आउटपुट रिजल्ट जो है वो दिखाना। तो माइक्रो प्रोसेसर मशीनों के दिमाग है, मशीनों की सेंट्रल प्रोसेस यूनिट है, यानी समझिए मशीनों का मुख्य ब्रेन जो कि इंसानी ब्रेन के जैसे ही काम करता है। इवोल्यूशन ऑफ क्रमिक विकास कैसे हुआ माइक्रो प्रोसेसर का, कैसे ये बने? तो पहला माइक्रो प्रोसेसर जो है इंटेल ने 4004 इंट्रोड्यूस किया था 1971 में। ये यहाँ पे जो है इंटेल का पहला सीपीयू है 4004 कॉमर्शियल सीपीयू, जो कि इन्होंने बना करके शुरू किया N5832 1971 में। इट वॉज नॉट वेरी पावरफुल, बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं था, इसको कैलकुलेटर में इस्तेमाल किया जाता था। तो पहला कंप्यूटिंग डिवाइस तो हमारा कैलकुलेटर ही था। इंटेल 404 वाज 4 बिट सीपीयू, 4 बिट का सीपीयू था। 4 बिट का मतलब 2 की पावर 4 यानी 16 बाइनरी डिजिट को ये प्रोसेस कर सकता है। 1990 इंटेल रिलीज i386 प्रोसेसर। इसके बाद इंटेल ने 404 बहुत 80 की सीरीज बनाई, कंप्यूटर के लिए सीपीयू बनाना शुरू किया 80 सीरीज, और इसी सीरीज में 1990 में इंटेल ने i386 प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर जो है वो लॉन्च किया। इट वाज 32 बिट सीपीयू, ये 32 बिट का सीपीयू था, जैसे ये 4 बिट का सीपीयू है उसी तरह 32 बिट। सीपीयू की वर्ड लेंथ यानी उसकी बिट वाइज डेटा को प्रोसेस करने की क्षमता उसकी वर्ड लेंथ कहलाती है। तो ये 32 बिट का सीपीयू, 32 बाइनरी इंस्ट्रक्शंस, 32 बिट यानी 2 की पावर 32 बिट बाइनरी इंस्ट्रक्शंस को ये एग्जीक्यूट कर सकता है, समझ सकता है, प्रोसेस कर सकता है। टुडे इंटेल बिल्ड्स 64 बिट सीपीयूज। आज इंटेल जो है वो 64 बिट सीपीयू बनाता है। इसमें आते हैं कोर i5, कोर i7, इस तरह के कोर i9, इस तरह के जो सीपीयूज हैं ये 64 बिट के सीपीयू हैं। इनकी वर्ड लेंथ जो है 64 बिट है। बिट से जब मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा या मेरे नंबर सिस्टम में जब कन्वर्ट करूंगा बाइनरी से, तो 2 की पावर 64 बिट, 2 की पावर 64 बाइनरी डिजिट्स को ये प्रोसेस कर सकता है। इस तरह से एक इंट्रोडक्शन हमको मिल गया कि माइक्रो प्रोसेसर क्या काम करते हैं। माइक्रो प्रोसेसर जो है एक तरह का आईसी होती है, इंटीग्रेटेड चिप होती है, जिसके अंदर बहुत सारा सर्किट्स को एक साथ इंटीग्रेट कर लिया जाता है, और उनका मुख्य काम है ब्रेन के जैसे, दे आर द ब्रेन ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस। मेजर पार्ट्स ऑफ सीपीयू क्या होता है इनके भीतर, व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर? तो एक माइक्रो प्रोसेसर के जो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं वो देखिए एएलयू और कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट का कॉम्बिनेशन होता है सीपीयू। एएलयू इज द प्लेस, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट वो जगह होती है जहां पे एक्चुअल एग्जीक्यूशन परफॉर्म की जाती है। इंस्ट्रक्शन जो है वो रन होती हैं, समझी जाती हैं और रन होती हैं, कैलकुलेट की जाती हैं। एएलयू के अंदर एक्चुअल अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं, जोड़ करना, घटाव करना, गुणा भाग करना। लॉजिकल में लॉजिकल रिलेशनशिप, कंपैरिजंस वगैरह हो गए, ग्रेटर देन, लेस देन, इस तरह की चीजें जो है
ये ALU यूनिट्स के अंदर होती है। अर्थमेटिक में अर्थमेटिकल ऑपरेशन और लॉजिकल यूनिट में लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं। लॉजिकल में रिलेशनशिप, कंपैरिजंस, ये सब। कंट्रोल यूनिट का मुख्य काम है, दूसरा यूनिट है कंट्रोल यूनिट। इट इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ कंट्रोलिंग ऑफ ऑल द फंक्शंस ऑफ ALU। ALU जो जो काम कर रहा है उनको कंट्रोलिंग करने का काम है कंट्रोल यूनिट का। और इट जनरेट्स टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम्स। प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन करना, उनको सफलतापूर्वक सक्सेसफुली रन करवाना और उनके सिग्नलों को कंट्रोल करना, क्योंकि वो एक यूनिट से दूसरे यूनिट में जाते हैं, उसके बाद उनको इनपुट से, जो इनपुट से आया है, मेमोरी से आया है डेटा, उसको कहाँ भेजना है, ये सारी बातें जो है हमारा कंट्रोल यूनिट डिसाइड करता है। तो द कॉम्बिनेशन ऑफ ALU एंड CU, कंट्रोल यूनिट, इज कॉल्ड अ CPU। CPU के अंदर यही दो मुख्य पार्ट है, ALU एंड कंट्रोल यूनिट। पार्ट्स हो गए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। क्या विशेषता है माइक्रो प्रोसेसर की? व्हाट आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर आर? पहला है, उसके अंदर इंस्ट्रक्शन सेट्स होती हैं। जितनी इंस्ट्रक्शन सेट एक माइक्रो प्रोसेसर एग्जीक्यूट कर सकता है, एक CPU एग्जीक्यूट कर सकता है, जितने दिए हुए कमांड्स को, उसका इंस्ट्रक्शन सेट कराया जाता है। तो एक इंस्ट्रक्शन सेट उसके अंदर बनाया जाता है और CPU बना के इंस्ट्रक्शन सेट उसके भीतर डाल दी जाती है, उतनी ही इंस्ट्रक्शंस को CPU जो है एग्जीक्यूट करेगा। वर्ड लेंथ, द नंबर ऑफ बिट दैट ए कंप्यूटर कैन प्रोसेस एट ए टाइम। एक निर्धारित समय में कितनी बाइनरी डिजिट्स या कितने शब्दों को, क्योंकि जो CPU है वो जो भी डिजिट्स हैं, जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको बाइनरी यानी 0 और 1 में प्रोसेस करता है। तो एक निर्धारित समय में जितने नंबर ऑफ बिट्स को कोई CPU जो है वो प्रोसेस कर सकता है, वो उसकी वर्ड लेंथ कहलाती है। तो कॉमनली यूज्ड वर्ड लेंथ इज 8 बिट। हमारे पास जो CPUs इस वक्त अवेलेबल है 8 बिट का, 16 बिट, 32 बिट और 64 बिट का CPU जो है वो इस वक्त इंटेल ने इस वक्त लॉन्च किया है। लेटेस्ट जो हमारे पास CPU है, मोस्ट पावरफुल CPU जो है वो इस वक्त 64 बिट के आ रहे हैं, with longer word length, and they are more powerful. They have more processing capacity because they are 64-bit CPUs. So 64-bit binary numbers. In binary number system, the word length is 64-bit. But when we interchange it into our decimal number system, it is count as 2 की power 64, 2 की power 64 binary instructions it can execute, or it can understand, it can understand and can process. So word length जितनी बड़ी होती जाएगी, वर्ड लेंथ जिस CPU की ज्यादा बड़ी होती जाएगी, उसकी पावर जो है और उसकी प्रोसेसिंग कैपेसिटी जो है उतनी ज्यादा बढ़ेगी। क्लॉक रेट, क्लॉक रेट मींस नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन पल्सेस पर सेकेंड जनरेटेड बाय द CPU। देखिए CPU किस तरह से काम करता है, CPU जो है वो सिग्नल के रूप में काम करता है। CPU में ABCD नहीं, सिग्नल बनता है और सिग्नल के जरिए ही इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करा जाता है। सिग्नल की लैंग्वेज यहाँ पे इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि जो आपका कंप्यूटिंग डिवाइस है, जो कंप्यूटर है आपका, वो अंदर से जो है वो एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के अंदर जो है वो जो डेटा हम यहाँ से फीड करते हैं एज एन इनपुट, वो सारा का सारा सिग्नल के फॉर्म में कन्वर्ट होकर के तब वो CPU तक पहुंचता है। तो सिग्नल कितनी इंस्ट्रक्शन पल्स, सिग्नल पल्स होती है वो। तो क्लॉक रेट का मतलब हुआ कि एक निर्धारित पर सेकेंड CPU के द्वारा कितने नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन पल्स जो है वो जनरेट की जा रही है, ये उसका क्लॉक रेट होता है। जिस तरह से वर्ड लेंथ जितनी ज्यादा होती है, CPU की कैपेसिटी उतनी ज्यादा होती है, ठीक उसी तरह क्लॉक रेट का भी, क्लॉक रेट जितनी ज्यादा होती है, CPU के काम करने की क्षमता जो है उतनी ज्यादा होती है। क्लॉक रेट ज्यादा होने का मतलब एक साथ जितनी ज्यादा क्लॉक रेट होगी उतनी ज्यादा इंस्ट्रक्शन पल्स को एक सेकेंड में वो जनरेट कर सकता है, उतने सारे सिग्नल जो है वो दे सकता है एक बार में अन्य डिवाइसेस को, तो उसकी काम करने की क्षमता बढ़ जाएगी, यानी उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो क्लॉक रेट जो है वो CPU की क्षमता कहलाती है सिग्नल के फॉर्म में। और इसकी यूनिट जो है वो गीगाहर्ट्ज में मेजर की जाती है। गीगाहर्ट्ज में इस वक्त जो CPU आ रहे हैं 3.0 गीगाहर्ट्ज, 2.8 गीगाहर्ट्ज, इस तरह से गीगाहर्ट्ज में उसकी रफ्तार है। क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर का वर्गीकरण, कितने प्रकार के माइक्रो प्रोसेसर या CPUs जो हैं वो आते हैं, क्लासिफाइड है। 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर, 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर कैन हैंडल ए कॉम्बिनेशन ऑफ 8 बिट एट ए टाइम। एक समय में ये 8 बिट डेटा, 8 बिट बाइनरी डिजिट ये जो है प्रोसेस कर सकता है। दिस बिट्स आर फॉर्म्ड बाय
1 or 0. The most popular 8-bit microprocessor is Intel 8085. So the Intel 8085, it was introduced in earlier. It was a 8-bit microprocessor. 16-bit. Thereafter, Intel introduced 16-bit microprocessor. 16-bit microprocessor can handle combination of 16-bit at a time. 16-bit means in decimal number system, it is 2 raised to the power 16 bit, 16 binary digit at a time. These bits are formed by 01. Most popular 16-bit microprocessor is, मोस्ट पॉपुलर 16 बिट का जो माइक्रोप्रोसेसर है वो इंटेल 80286 था. देन इंटेल ने 32 बिट का माइक्रोप्रोसेसर बनाया. इट कैन कॉम्बिनेशन ऑफ 32 बिट, ये 32 बिट प्रोसेस कर सकता था. इसमें आता है इंटेल पैंटियम, AMD सेम्प्रॉन और इंटेल सेलेरॉन. 32 बिट माइक्रोप्रोसेसर्स की प्रोसेस करने की जो कैपेसिटी है वो 8 और 16 बिट से दुगनी हो. राइट नाउ इस वक्त जो माइक्रोप्रोसेसर्स यानी CPU जो है वो कंप्यूटरों में लग करके आ रहे हैं वो है 64 बिट के माइक्रोप्रोसेसर. और 64 बिट के माइक्रोप्रोसेसर्स के इन सारे माइक्रोप्रोसेसर से 32 बिट माइक्रोप्रोसेसर से ट्वाइस टाइम जो है वो ज्यादा पावरफुल होते हैं. 64 बिट डेटा एट ए टाइम प्रोसेस कर सकते हैं. 64 बिट को डेसिमल नंबर में, यानी हमारे नंबर ये बाइनरी नंबर्स हैं. 64 बिट मतलब 64 बाइनरी डिजिट. तो मेरे डेसिमल में जब उसको कन्वर्ट करूंगा तो उसको 2 की पावर में लिखा जाता है. तो 2 की पावर 64 इतने बाइनरी डेटा को वो इतने बाइनरी डेटा को वो प्रोसेस कर सकता है 1 सेकेंड में. तो इस कैटेगरी में जो CPUs आ रहे हैं वो हैं Core i5, Core i7, they are 64 bit. Core i9, they are 64 bit CPU. i3, i5, i7, i9, they all are 64 bit microprocessor and which are having an extraordinary processing capacity and large memory addressing power. So these are the basic characteristics of microprocessor, being being an instruction set, being a very powerful word length, clock rate, and bitwise microprocessor. These are the basic characteristics of microprocessor. Next is microprocessor based on instruction set. It is also categorized on the basis of instruction set. Instruction set के आधार पे भी, जैसा कि पिछली बार ये पिछली वाला ही सेक्शन का है, CISC, RISC, दो प्रकार के इंस्ट्रक्शन सेट के आधार पे भी जो है माइक्रोप्रोसेसर्स को अलग अलग तरह का बांटा गया है. CISC कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर और RISC, ये दोनों हम पीछे कर चुके हैं. तीसरी कैटेगरी है EPIC, एक्सप्लिसिटली पैरेलल इंस्ट्रक्शन कंप्यूटिंग. इट इज कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन सेट हैविंग फीचर्स ऑफ बोथ, जिसमें ये हाइब्रिड होता है. हाइब्रिड मशीनों में इसको इस्तेमाल किया जाता है EPIC, एक्सप्लिसिटली पैरेलल इंस्ट्रक्शन कंप्यूटिंग. आर्किटेक्चर ऑफ ए माइक्रोप्रोसेसर. माइक्रोप्रोसेसर का आर्किटेक्चर कैसा होता है? देखिए यहाँ पे आपको एक माइक्रोप्रोसेसर का जो कि CISC और RISC दोनों प्रकार के इंस्ट्रक्शन सेट को सपोर्ट करता है, उन दोनों का आर्किटेक्चर अंदर ही बनावट एक ही जैसी होती है. CPU होती है, मेमोरी होती है, इनपुट आउटपुट, और उनके अंदर बसेस होती हैं. कंट्रोल बस होती है. कंट्रोल बस मतलब जो डेटा को लाने ले जाने का काम करती है, सिग्नल को लाने ले जाने के लिए बसेस को इस्तेमाल किया जाता है. एड्रेस बस मेमोरी की एड्रेस होती है, उसमें मेमोरी का एड्रेस आता जाता है. डाटा बस डेटा को लाने ले जाने के लिए. कंट्रोल बस से कंट्रोल सिग्नल्स आते जाते हैं. तो आपके माइक्रोप्रोसेसर के अंदर CPU होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट, इट्स अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. इनपुट आउटपुट डिवाइस लगाते हैं और मेमोरी लगी रहती है आपके CPU के अंदर. वो इनपुट आउटपुट IO डिवाइसेस से इंटरेक्ट करती है CPU. तो CPU जो है IO ऑपरेशन को भी अफेक्ट करता है, जो भी इनपुट हो रहा है, जो भी आउटपुट जा रहा है. तो यूजर से डेटा लेना और यूजर को प्रोसेस करके डेटा का आउटपुट देना, इट्स द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माइक्रोप्रोसेसर. इनपुट क्या आ रहा है, उसको प्रोसेस कैसे करना है और कैसे आउटपुट पहुंचाना है, ये जो है उसका एक पूरे सिस्टम जिस तरह से काम करता है पूरा सिस्टम, उसका डायग्राम है, डिटेल डायग्राम है. CPU
सीपीयू के अंदर डेटा भी जाता है, एड्रेस बस में मेमोरी एड्रेस जाते हैं और कंट्रोल बस के जरिए कंट्रोल सिग्नल जाते हैं जो कि सीपीयू को कंट्रोल करते हैं। मेमोरी से सिग्नल जाता है, इनपुट आउटपुट से जो सिग्नल जा रहा है, ये सब इन सीपीयू के पास पूरे सिस्टम बस ऐसी होती है। यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर वर्सेस माइक्रो कंट्रोलर का एक जो है वो लगा करके रखा गया है, इनके बीच में क्या फर्क होता है। माइक्रो प्रोसेसर ये सब पीछे का ही है जो यहाँ पे लिख दिया गया। माइक्रो प्रोसेसर assimilates the function of a central processing unit on a single IC। माइक्रो कंट्रोलर एक छोटा कंप्यूटर होता है, इसके अंदर प्रोसेसर होता है, कंपोनेंट होता है कंप्यूटर बनाने के लिए। माइक्रो प्रोसेसर आर यूज्ड टू डिजाइन स्मॉल टू लार्ज सिस्टम। माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटरों को छोटे से बड़े सुपर कंप्यूटर तक में इस्तेमाल किया जाता है। माइक्रो कंट्रोलर को ऑटोमेटिकली कंट्रोल करने वाले मशीनों में, छोटी छोटी मशीनों में यूज किया जाता है। माइक्रो प्रोसेसर इज हार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। माइक्रो कंट्रोलर भी हार्ट होता है। एम्बेडेड सिस्टम में माइक्रो कंट्रोलर लगाया जाता है, ये समझ लीजिए। माइक्रो प्रोसेसर लगाए हुए सिस्टम की कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, माइक्रो कंट्रोलर वाले सिस्टम की कॉस्ट बहुत कम होती है। बहुत कम मतलब एकदम भी फ्री नहीं होती। मोस्ट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर डू नॉट हैव पावर सेविंग फीचर। बहुत सारे माइक्रो प्रोसेसर में पावर सेव नहीं करते, उसमें पावर लगातार आपको देती रहनी पड़ेगी। इट हैज पावर सेविंग मोड, रिड्यूस पावर कंजम्पशन, जिसकी वजह से इनमें पावर सेविंग मोड भी होता है। ड्यू टू यूज ऑफ एक्सटर्नल कंपोनेंट, कंजम्पशन बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि आप एक माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटर में बहुत सारे पार्ट्स लगाते हैं तो पावर कंजम्पशन अपने आप बढ़ जाता है, बैटरी की कंजम्पशन बढ़ जाता है। मोस्टली ये ज्यादातर कैन नॉट वर्क ऑन बैटरीज, बैटरी पे बहुत ज्यादा देर तक काम नहीं कर पाता, उसको एसी सप्लाई की जरूरत पड़ेगी। एक्सटर्नल कंपोनेंट्स बहुत कम होते हैं माइक्रो कंट्रोलर में, तो लो पावर कंजम्पशन होता है, बैटरी पे काम कर सकता है। कंप्यूटेशनल पावर ऑफ माइक्रो प्रोसेसर इज वेरी हाई, इसमें लेस होती है। कैलकुलेटर, मिलिट्री सिस्टम एप्लीकेशन, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इधर मोबाइल फोन, सीडी डीवीडी प्लेयर, वॉशिंग मशीन, इनमें ये लगता है। दैट्स ऑल। ये हो गया हमारा आज का ये चैप्टर नंबर 3 यहाँ पे खत्म हो जाता है।